आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी उनसे मिलना। महात्मा गांधी द्वारा बजाए क्रांति के बिगुल से हर दिल में स्वतंत्रता की ज्योति जल उठी थी। एक अजब सा आलम था चारों ओर। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हर दिल में थी। क्या स्त्री क्या पुरुष, हर एक के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क रही थी। हर इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार था। यह बात सन 1942 की है। इलाहाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया था, परंतु हमारे जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम 20-25 लोग एकत्र होकर सड़क पर निकल पड़ते और सुनी पड़ी सड़क हमारे बुलंद नारों से गूंज उठती। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस तुरंत हमारी ओर दौड़ते, किंतु उन्हें देखते ही हम अगल बगल की पतली गलियों में तितर बितर हो जाते। अधिकांश घरों में हमें कुछ पल की शरण आसानी से मिल जाती, या यूं कहिए कि देश के लिए इतना करने को हर कोई तैयार था। पुलिस के जाते ही हमारा कोई साथी निकलकर सड़क का निरीक्षण करता और सुरक्षित देखकर बिजली के खंभे पर टन टन की आवाज निकालता। उसकी टन टन की आवाज से हम पुनः बाहर आ जाते और आगे बढ़कर फिर नारे लगाने लगते, परंतु पुलिस के हाथ नहीं आते। सामूहिकता की एक मजबूत भावना से हम सब जुड़ गए थे। देश प्रेम सबके सिर पर चढ़कर बोलता था। उस दिन सूर्योदय तो अपने समय पर ही हुआ था, परंतु आजादी के सूर्योदय की प्रतीक्षा में हमारा सवेरा बहुत जल्दी हो गया। हमारा मिशन महत्वपूर्ण था, हमारा जोश भी बुलंदी पर था। हमें कचहरी के प्रांगण में झंडा फहराना था। पुलिस की चौतरफा नाकेबंदी को धत्ता बताकर हम जोशीले लोग कचहरी के अहाते में प्रवेश कर गए। निहत्थे लोगों पर पुलिस की लाठी कहर बनकर टूट पड़ी। पता नहीं पति की संगत का असर था या फिजा में फैली क्रांति की भावना का प्रभाव था कि बचपन की भीरू में ओज से भर उठी थी। बरसती हुई लाठियों के बीच भी मैं पूरे जोश से नारे लगाती हुई आगे बढ़ी। तभी तड़ातड़ मेरे सिर पर 2-3 लाठी के प्रहार पड़े और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो स्वयं को अस्पताल के जनरल वार्ड में पाया। अगल बगल के पलंगों में भी कुछ क्रांतिकारी साथी घायल अवस्था में पड़े थे। मैंने चारों ओर अपने पति को देखा, किंतु किसी पलंग पर वे दिखाई नहीं दिए। तभी रामचंद्र गौरा जी की पत्नी दुर्गा भाभी आती दिखाई दी। कैसी हो प्रभा? देखो, मैं तुम सबके लिए भोजन लाई हूँ। ठीक हूँ भाभी। मैंने उठने का प्रयास करा, किंतु चक्कर आने से उठ नहीं सकी। लेटी रहो, लेटी रहो। उन्होंने मुझे हाथ के सहारे से लिटाते हुए कहा। भाभी, चक्कर सा आ रहा है। खून बहुत बहा है ना, कमजोरी है। चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। तुम तो बहुत हिम्मती हो। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। भाभी, वो दिखाई नहीं दे रहे। मेरी आंखों में जिज्ञासा और चिंता एक साथ तैर गई। कुछ पल मेरी ओर देखती रही दुर्गा भाभी, फिर बोली, प्रभा, हमारा मिशन कामयाब रहा। हमने कचहरी में अपना ध्वज फहरा दिया। अच्छा हुआ भाभी, हमारी यह छोटी सी विजय फिरंगियों को हमारी ताकत का एहसास दिलाएगी। भाभी, लेकिन वो कहाँ है? मैंने अपने दर्द को दबाते हुए पूछा। प्रभा, महेंद्र भैया को फिरंगियों ने गिरफ्तार कर लिया है। भाभी ने सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। क्या उन्हें भी चोटें आई थी? हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आंखें मूंद कर लेट गई। प्रभा, तुम घबराना नहीं। यह सब तो इस राह में बार बार घटेगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ? जी भाभी, जानती हूँ। अब आगे हमें क्या करना है? मेरे स्वर की दृढ़ता से भाभी को तसल्ली मिली। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम कुछ करेंगे। अभी तो तुम सबका ठीक होना जरूरी है। चारों ओर देखती हुई भाभी बोली। दर्द से कराते क्रांतिकारियों को देखकर उनकी आंखों में ममता तैर गई थी। मेरी चोटें गंभीर थीं। मुझे ठीक होने में 1 महीना लग गया। तब तक मेरी बेटी की देखरेख दुर्गा भाभी करती रहीं। अस्पताल से घर आते ही मैंने अपने पति से मिलने जेल जाना चाहा। भैया, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। जरूर जाना प्रभा, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? रामचंद्र गौरा भाई साहब की बात बीच में ही काटकर मैं बोली। तुम्हारी मनस्थिति मैं समझता हूँ बहन, लेकिन राजनैतिक कैदी के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन इस समय तेजी पर है। भारत की सभी जेलों में क्रांतिकारी साथी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस समय मिलना नहीं हो सकता। मिलने पर रोक है। उनकी चोटें ठीक हो गई हैं? हाँ, हमारे कई साथी उससे मिलकर आए हैं। जी। प्रभा,
तुम्हें गोंडा जाना होगा। कुछ पल ठहर कर वे बोले। क्यों? तुम्हारा स्थानांतरण गोंडा कर दिया गया है। लेकिन वो यहाँ जेल में है। मैं प्रभा, तुम हिम्मत से काम लो। फिरंगी तो इस तरह से दबाव डालकर हमें तोड़ना चाहते हैं, परंतु हम परेशानियों से नहीं घबराते। तुम्हारे जाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। प्रकाशवती भाभी तुम्हें वहां व्यवस्थित कर देंगी, गौरा भाई साहब ने मुझे समझाया। मैं गोंडा पहुंचकर अपनी छोटी सी गृहस्थी के साथ अपने छोटे से घर में व्यवस्थित हो गई। क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल 21 दिन चली। जैसे ही भूख हड़ताल समाप्त होने की सूचना मिली, मैं छुट्टी लेकर इलाहाबाद की ट्रेन में बैठ गई। इलाहाबाद स्टेशन पर जब मैं उतरी, मूसलाधार वर्षा मेरा स्वागत कर रही थी। अपनी साल भर की बेटी को सीने से चिपकाए मैं एक हाथ में बेटी के लिए दूध व कपड़ों की कंडियां लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी थी। कुछ ही देर में स्टेशन की भीड़ छटने लगी। मैं भी भीड़ के पीछे चल पड़ी। एक रिक्शे को इशारे से बुलाकर जैसे ही मैं पोर्टिको से बाहर निकलने लगी, कीचड़ में मेरा पैर फिसला और कंडियां दूर जा गिरी। बड़ी मुश्किल से स्वयं को चारों खाने चित्त होने से बचाया। बिटिया डरकर रोने लगी। आगे बढ़कर रिक्शे वाले ने मेरा सामान उठाया। मैं झटपट रिक्शे में बैठकर बेटी के ऊपर पड़ी पानी की बूंदों को पोंछने लगी। कहाँ जाए के बा बिटिया? नैनी, चौंक कर मैंने जवाब दिया। नैनी? हाँ हाँ भैया, नैनी जाना है। बड़ी दूर है बहिनी? रिक्शा वाले के सर में हिचकिचाहट थी। अरे चले चलो भैया, थोड़ा ज्यादा पैसे ले लेना। शायद रिक्शे वाले को हम माँ बेटी की हालत पर तरस आ गया था, या फिर अधिक पैसे के मोह में वह बिना बोले पानी में भीगते हुए रिक्शा चलाने लगा। पैबंद लगे उसके कपड़े उसकी आर्थिक हालत का खुलासा कर रहे थे। झमाझम बरसते पानी में धुलते पेड़ पौधों को देखते हुए हम मंजिल की ओर बढ़ चले। सर्द हवा कपड़ों को बेंधती हुई अंदर प्रविष्ट हो रही थी। मुझे रिक्शे वाले पर तरस आ रहा था। पेट इंसान से क्या क्या कराता है। पुल पार करने के बाद रिक्शे वाले ने पूछा, बिटिया नैनी माँ कहाँ जाए के बा? नैनी जेल। जेल? जेल का है बिटिया? मेरे पति वहां हैं। का जेले में काम करत है? नहीं, वे क्रांतिकारी हैं, आजकल जेल में हैं। का नाम बा उनका? श्री महेंद्र प्रसाद। भगवान भला करे उनका। देश प्रेम से बड़ा कौनो काम नहीं बिटिया। रिक्शा वाला शेष रास्ते मुझे अत्याचारों के अनेक किस्से सुनाता रहा। अचानक ऊंची ऊंची दीवार के पास आकर बोला, ला बिटिया, अपन लोग जेल पहुंच गए। भैया, मुझे यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम इस सामने वाली गुमटी पर बैठकर चाय पियो, तब तक मैं उनसे मिलकर आती हूँ। तुम्हारे रिक्शे से ही वापस इलाहाबाद चलूंगी। हाँ हाँ बिटिया जावा, और तो हम कछु कर ना ही पावत। कम से कम तो ही लोगन की सेवा ही कर लेही। मैंने आदर से वृद्ध हो चले रिक्शे वाले की ओर देखा। उसकी पवित्र भावना महसूस करती हुई मैं जेल के द्वार की ओर बढ़ चली। कई छोटे कर्मचारियों से कह सुनकर मैं जेल सुपरिटेंडेंट कर्नल भंडारी से मिली। नमस्ते। कहिए। रूखा सा जवाब मिला। जी मैं श्री महेंद्र प्रसाद की पत्नी हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। आज नहीं मिल सकती, सपाट लहजे में वे बोले। लेकिन मैं गोंडा से आई हूँ और मुझे आज ही वापस जाना है। मैंने अपनी मजबूरी बताई। तो आप जाइए, आज नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आज क्यों नहीं मिल सकती हूँ? मैंने कह दिया, क्या इतना काफी नहीं? जेल सुपरिटेंडेंट खींच उठा। जी नहीं, इतना काफी नहीं है। मैं आज ही मिलूंगी। मेरा मिलना अभी बाकी है। मैं भी तैश में आ गई। क्या करेंगी आप? मैं आपकी शिकायत कलेक्टर से करूंगी, वो मुझे मिलवाएंगे। मैंने धमकी दी। ओके ओके, तो आप मेरी शिकायत कीजिए और कलेक्टर से लिखवा कर ले आइए, फिर मैं आपको मिलवा दूंगा। जाइए। उसे गुस्से से देखती हुई मैं जेल से बाहर आ गई। मुझे देखकर रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेकर मेरे पास आ गया। प्रसन्नता से बोला, भेंट हो गई बिटिया, कैसे हैं बाबू? नहीं भैया, जेलर ने मिलने नहीं दिया। काहे? रिक्शे वाला आश्चर्य से बोला। क्यों क्या भैया, परेशान करने का तरीका है। कहते हैं कलेक्टर से लिखवा कर लाऊं। फिर मिलना तो है ही। मैं कलेक्टर के पास जाऊंगी। जेल सुपरिटेंडेंट सोचता है मैं अकेली हूं, घबरा जाऊंगी। मैं गुस्से से बड़बड़ाई जा रही थी। नहीं बिटिया, अकेली काहे, हम है ना तोहरे साथ।
जहाँ कहबो हम चलब। पैसन की चिंता ना करही। बैठा। मैं आज्ञाकारी बच्ची सी रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा वाला जाने मुझे क्या क्या समझाता रहा। हम पुनः 10 किलोमीटर की यात्रा कर इलाहाबाद पहुंचे। एक आलिशान सी कोठी की ओर इशारा करके वृद्ध रिक्शा वाला बोला, बिटिया जे ही बड़े साहब की कोठी बा। मैंने देखा, श्री रैना की नेम प्लेट द्वार पर ही चमचमा रही थी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कलेक्टर निवास मुझे अपने गंतव्य पर पहुंचने की सूचना दे रहा था। मैं उतरकर अंदर चली गई। रैना साहब बैठे हुए थे। भूख और ठंड से मेरी बेटी ने अब रोना आरंभ कर दिया था। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आप बैठने के लिए कह रहे हैं और आपके जेल सुपरिटेंडेंट हमें परेशान कर रहे हैं, मैंने बैठते हुए कहा। अरे क्या हो गया? देखिए, मेरी बेटी भूख से परेशान है और आपके कर्नल साहब हमें यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। मुझे मेरे पति से मिलने नहीं देते। बेबी के लिए हम बिस्किट मंगाता है, कर्नल आपको क्यों नहीं मिलने दिया? सहज ढंग से रैना साहब ने पूछा। वह कहते हैं कलेक्टर से लिखवा कर लाओ। अरे तो मैं लिख कर देता हूँ, आप मिल लीजिए। आप सज्जनता से लिख कर दे रहे हैं, लेकिन साहब हमें कितनी परेशानी होती है। इस बरसते पानी में 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना और फिर लिखवा कर 10 किलोमीटर जाना। रिक्शे का किराया कौन देगा? हम लोग बहुत रईस लोग नहीं हैं। सॉरी सॉरी, हम कर्नल को बोलेगा। आप जाइए, ये लेटर दे दीजिएगा, वो आपको मिला देगा। धन्यवाद। मैं बाहर निकली तो पानी बहुत हल्का हो चुका था। रिक्शा वाला मुझे देखते ही बोला, क्या भवा बिटिया? रैना साहब ने लिख कर दे दिया है। चलो बैठा। प्रसन्नता के साथ वह बोला। एक बार फिर हम नैनी जेल के सामने थे। रास्ते में दूध लेकर बेटी को पिला दिया था। वह शांति से मेरी गोद में सो रही थी। मुझे देखते ही जेल सुपरिटेंडेंट की भ्रिकुटी चढ़ गई। अभी आप गई नहीं? मैंने बिना कुछ बोले कलेक्टर का पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया। पत्र पढ़कर वह कुछ पल मुझे गुस्से से घूरता रहा, फिर किसी कर्मचारी के साथ मुझे मिलने भेज दिया। जब मैं जेल से बाहर आई तो मैं बहुत प्रसन्न थी। फिरंगियों के चापलूसों को मैं एक शिकस्त दे आई थी। मेल लाई का बिटिया? हाँ भैया, आज आपने बहुत मदद करी, मेरी हिम्मत बढ़ाई। अब मुझे स्टेशन पहुंचा दीजिए। पूरे रास्ते रिक्शे वाला कुछ न कुछ बोलता रहा। स्टेशन पहुंचकर मैंने पूछा, भैया कितना पैसा हुआ तुम्हारा? कछु नाही बिटिया, कैसा पैसा? हम और तो कछु कर नहीं सकत हई, पर हम क्रांतिकारियों से पैसा नहीं ले। भैया ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है। अरे बिटिया, लोगन तो देश की खातिर अपन जान की कुर्बानी देत है। हमें तो बस एक दिन भूखे ही ना सोवे के परे। जा बिटिया, सुखी रहा। कहता हुआ वह अपना रिक्शा चलाता हुआ चला गया। मैं आंखों से ओझल होने तक उस महान इंसान को जाता हुआ देखती रही, जो एक छोटी सी किंतु बहुत बड़ी कुर्बानी देकर देश के लिए कुछ करने के मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा गया था। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।